नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 9। इसका पार्ट 1 to 8 मैं पहले भी बना चुकी हूं, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये वीडियो ना सिर्फ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बल्कि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को शेयर करें। तो पहला सवाल, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर। Microorganisms play a significant role in cycling nutrients in the 1 sulfur cycle, 2 iron cycle. A only one is true, B only 2 is true, C both 1 and 2 are true, या D none of the above। इसका सही उत्तर है सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सल्फर साइकिल में भी एंड आयरन साइकिल में भी। कैसे? सल्फर साइकिल में जो भी सल्फेट्स होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस करते हैं और फिर वो नेचर में वापस अपटेक के लिए, प्लांट अपटेक के लिए रेडी हो जाता है। आयरन साइकिल में जो माइक्रोब्स हैं वो आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है वो आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं और अपने सेल में उनका अपटेक करते हैं, और वहां से वो फिर सिस्टम में रिसाइकिल होता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। पर आयरन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना कंप्लीटली एबायोटिक भी हो सकता है, लेकिन सल्फर साइकिल कंप्लीटली एबायोटिक कभी नहीं हो सकता है। सो आयरन साइकिल कैन बी कंप्लीटली एबायोटिक, but sulfur cycle cannot be completely abiotic. But to remember that both sulfur and iron cycle do have for both these cycles microbes do play a role, but sulfur cycle without microbes the cycle cannot continue. In iron cycle the cycle continues with or without microbes. Okay, so this is it. Question 2, which of the following is not a consequence of greenhouse effect? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट का नतीजा नहीं होगा? A, climate conditions will be changed. B, plants in warmer climates with adequate rainfall will grow faster. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदलेंगे और जो गर्म जगह पर प्लांट होंगे जहां ज्यादा रेनफॉल होगी तो वो तेज बढ़ेंगे। दोनों सही है। सी, द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज लाइकली टू इंक्रीज। ये भी सही है क्योंकि गर्म मौसम में और ज्यादा पानी में अक्सर कीड़े मकोड़े और माइक्रोब्स ब्रीड करते हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज का इंसिडेंस भी बढ़ेगा। या डी, मलेरिया विल बी कंट्रोल्ड एज द मॉस्किटोज विल नॉट सर्वाइव। डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, मलेरिया विल नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज मॉस्किटोज विल अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन अ चेंज क्लाइमेट। ओके, तो मलेरिया कोई कंट्रोल नहीं होगा क्लाइमेट चेंज से। क्वेश्चन 3, रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सेल्स। रेडियो आइसोटोप्स सेलुलर स्टडी में इस्तेमाल होता है, हम सब जानते हैं। Assume a culture of E. coli is grown in a culture medium containing radioactive phosphorus. अब एक E. coli का एक कल्चर होता है जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में हम उसको ग्रो कराते हैं। एट द एंड ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटे बाद, यू आर लाइकली टू फाइंड द रेडियो एक्टिव लेवल लोकेटेड इन। 48 घंटे बाद वो रेडियो एक्टिव लेवल जो कल्चर मीडिया में था वो कहाँ कहाँ मिलेगा? एंजाइम्स में, फॉस्फोलिपिड्स में, आरएनए में, या ऑल ऑफ द अबव। तो विद इन 48 आवर्स वट एवर न्यूट्रिएंट अपटेक an organism has is assimilated in its entire body। 48 घंटे में जो भी न्यूट्रिएंट माइक्रोब लेगा वो उसके पूरे बॉडी में असिमिलेट हो चुका होगा, तो वो आरएनए में भी होगा, वो फॉस्फोलिपिड्स में भी होगा, वो एंजाइम्स में भी होगा। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 4, कंपेयर द फॉलोइंग एंटिटीज एंड आंसर। अब इसको कंपेयर कीजिए। टाइम रिक्वायर्ड टू ऑटोक्लेव अ लीटर ऑफ कल्चर मीडिया दैट हैज बीन डिस्पेंस्ड 5 ml पर ट्यूब। 1 लीटर कल्चर मीडिया है जो कि 5 ml पर ट्यूब में उसको उसको बांट दिया गया है 5-5 ml के ट्यूब में। या टाइम रिक्वायर्ड टू ऑटोक्लेव अ लीटर ऑफ कल्चर मीडिया दैट इज एन 2 लीटर फ्लास्क। या फिर टाइम जो लगेगा कि 1 लीटर कल्चर मीडिया है और वो 2 लीटर के फ्लास्क में, बड़े से फ्लास्क में रखा है, तो कितना टाइम लगेगा? 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ऑटोक्लेव करेंगे अगर हम 5 ml के ट्यूब्स को तो ज्यादा लगेगा टाइम। या फिर 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 लीटर के फ्लास्क में जो मीडिया रखा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। सी, बोथ आर इक्वल, या डी, 1 में स्टैंड इन एनी ऑफ द अबव रिलेशंस विद 2। इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ आर इक्वल, क्योंकि एक नियत समय तक हम किसी भी कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं ताकि उसके सारे माइक्रोब्स मर जाएं। सो वी हैव टू ऑटोक्लेव एनी कल्चर मीडिया फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम सो ऑल इट्स माइक्रोब्स कैन डाई। सो बोथ 1 and 2 will be equal. Question 5. If radioactive bicarbonate is supplied to bacteria that were actively producing fatty acids, then you would expect to see the bulk of radioactivity in। तो radioactive microbes हैं, radioactive bicarbonate है,
तो रेडियो एक्टिव बाइकार्बोनेट है और वो बैक्टीरिया को सप्लाई किया जा रहा है और वो बैक्टीरिया एक्टिवली फैटी एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब बहुत ही एक्टिवली मेटाबोलाइज कर रहा था वो बैक्टीरिया। तो बल्क ऑफ जो बाइकार्बोनेट है वो आपको कहाँ देखने मिलेगा? सेल में, इन द फैटी एसिड्स एज सेल्यूलर बाइकार्बोनेट, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या न्यूक्लिक एसिड। सही उत्तर है एज सेल्यूलर बाइकार्बोनेट, क्योंकि जहां बाइकार्बोनेट होगा वहीं वो बाइकार्बोनेट आपको दिखेगा, रेडियो एक्टिव बाइकार्बोनेट। सो आंसर विल बी बी। ठीक है। क्वेश्चन 6, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? सिंपल आंसर है 22 मार्च। ठीक है। 23 मार्च को शहीद दिवस होता है, उसके एक दिन पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। क्वेश्चन 7, कंपेयर द फॉलोइंग एंटिटीज एंड आंसर। आप इसको कंपेयर कीजिए। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ट्रॉपिकल सॉइल्स इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स। ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में, ट्रॉपिकल सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होता है वो, एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बाउंड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स। और वो न्यूट्रिएंट जो जानवरों और पौधों में बाउंड अप होता है ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स में, तो कौन सा ज्यादा होगा? 1 is greater than 2, 2 is greater than 1, both are equal, या D1 may stand in any of the above relationship with 2. Tropical soils are not very nutrient rich, they are nutrient poor because the nutrients are immediately taken up by plants and animals. ठीक है। तो ट्रॉपिकल सॉइल्स में वैसे भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में होते हैं वो होते हैं plants and animals of the ecosystem. So maximum nutrients in a tropical ecosystem are found in the plant. Answer is B. Question 8. Which of the following produces the most ATP per gram? किसमें सबसे ज्यादा ATP होता है? Glucose, because it is the starting point for glycolysis. Glycogen or starch, because they are polymers of glucose. So starch is a polymer of glucose found in plants. Glycogen is a polymer of glucose found in animals. Fats, because they are highly reduced compounds. Highly reduced compounds means they have high amount of hydrogen in them. D. Proteins, because of the energy stored in their tertiary structure. सही उत्तर है C. Fats, because they are highly reduced compounds. More the amount of hydrogen, more the amount of energy produced from a compound. Question 9. Breathing rate will increase when dash CO2 in your blood causes dash in pH. So it will be increase in CO2 will cause a decrease in pH. So drop in pH. B is the correct answer. And let me explain. जब आप किसी दूषित जगह पर होते हैं तो CO2 ज्यादा होता है वहां। आप उस CO2 वाली हवा को सांस लेते हैं, आपके ब्लड में CO2 बढ़ जाता है। ब्लड में जब CO2 बढ़ेगा तो ब्लड में बनेगा कार्बोनिक एसिड, मतलब pH होगा रिड्यूस। तो यहाँ पे रिड्यूस होगा। और जब दूषित स्थान पे होते हैं तो क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है तो आप ज्यादा सांस ले रहे होते हैं। So breathing rate will increase when an increase in your blood, so increase in CO2 will cause a drop in pH. ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ता है ब्लड में तो एसिड बनता है, उसकी वजह से पीएच कम होता है। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तब बढ़ता है जब बाहर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और उस केस में ज्यादा ऑक्सीजन खींचने के लिए हम ज्यादा सांस लेते हैं। ठीक है। तो वहां ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। आखिरी सवाल, फिश मील इज वाइडली यूज्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव फूड, पोल्ट्री फीड एडिटिव, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बर्ड फूड। तो फिश मील बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बर्ड फूड की तरह भी यूज होता है, पर सबसे ज्यादा जो फिश मील यूज होता है वो होता है पोल्ट्री फीड एडिटिव। मतलब जितने भी मुर्गे और बटेर और तीतर ये सब जो आप पालन करते हैं, पोल्ट्री का पालन करते हैं, उसमें बर्ड भी होता है, तो वो सब के खाने में फिश मील, मछली, सूखी मछली मिलाई जाती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।